हमारा जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर 6 होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 10th में एक छोटी सी ये हेडिंग हुआ करती थी, एक छोटा सा टॉपिक था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर। वो छोटा सा जो टॉपिक है वो एक चैप्टर बन के यहाँ पर आया है। इसकी कहानी कुछ ऐसी होगी, जो 4th चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहाँ देख के आए थे कि जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल में, मतलब करंट कैरिंग कॉइल है, कोई कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, यानी चार्जेस क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो हम देखते हैं उसके अराउंड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो सकती है। अब वो कॉइल हो सकती है सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, वायर हो सकता है, सिलेंड्रिकल वायर हो सकता है, सोलेनॉइड हो सकता है, टोरॉइडल हो सकता है। इन सब के अराउंड क्या हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही थी। मतलब कि अगर हम किसी कॉइल से पास हो रही करंट की वजह से उसके चारों तरफ देखें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराएं तो क्या करंट डेवलप होगी, क्या करंट डेवलप होगी। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब किसी भी सरफेस से या किसी भी कॉइल से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कराएं, क्या चेंज कराएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो क्या डेवलप होगी, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रॉन या करंट, इसकी बात करेंगे करंट की। ठीक, अब इसके लिए दो साइंटिस्ट आएंगे, पहले होंगे फराडे और दूसरे आएंगे लेंज। क्या नाम होगा, लेंज। पहले फराडे, दूसरा नाम क्या होगा, लेंज। फराडे का एक्सपेरिमेंट क्या होगा उसको आप पूरा समझेंगे, ठीक है। और उसमें एक चीज ये कॉमन आएगी, आपको समझ में आएगी कि फराडे ने ये तो बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर रहे हैं तो करंट डेवलप हो रही है, लेकिन उस करंट की क्या डायरेक्शन है वो बताई नहीं। फिर लेंज आए, लेंज ने फराडे के पूरे एक्सपेरिमेंट को पढ़ा और पढ़ने के बाद बताया ये जो करंट डेवलप हो रही है उसकी क्या डायरेक्शन होगी। ठीक, करंट की वजह से क्या पोलैरिटी डेवलप होगी, पोलैरिटी मतलब नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। किसकी बात कर रहे हैं, कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस चैप्टर में नाम देने वाले हैं, अगर किसी सरफेस से पास हो रहा है नाम देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या नाम देंगे, मतलब पहला टॉपिक जो डिस्कस करना है उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर में कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने हैं। तो टॉपिक होगा पहला मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो एक्सपेरिमेंट था ना उससे कौन से दो लॉ दिए, उसका क्या क्या फॉर्मूला बना उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लेंज आए, लेंज ने क्या लॉ दिया और वो लॉ हमारा जो था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर था, उसको प्रूव भी करके देखेंगे। ठीक, फिर एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ ऑन द बोथ लॉ, दोनों लॉ के बेस पर इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। भैया देखो करंट अपने आप नहीं आएगा, जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट, मतलब सबसे पहले आएगा ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से ही सर्किट में क्या होगी, करंट फ्लो करेगी। तो हमें इंड्यूस ईएमएफ की बात करनी है, इसके बाद क्या निकालना होगा, करंट। अगर ईएमएफ का फॉर्मूला पता होगा तभी हम करंट निकाल पाएंगे, ईएमएफ नहीं पता होगा तो करंट नहीं निकाल पाएंगे। मतलब इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि वो ईएमएफ क्या होगा, फिर करंट की वैल्यू क्या होगी, उन सब की बात इसी के अंदर कर डालेंगे हम। करंट वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस कितना अप्लाई होगा, सारी बातें करेंगे। ठीक, चार्ज कितना इंड्यूस होगा, भाई करंट है तो चार्ज भी होगा, हाँ है ना। ठीक है, फिर इसके बाद हम मेथड्स देखेंगे, किन किन मेथड से ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड आएगा बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा आएगा बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, तीसरा आएगा बेटा द चेंजिंग द ओरिएंटेशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एंगल मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच, कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा उसके बीच में क्या चेंजमेंट आ रहा है, ओरिएंटेशन 0, 90, 180, 270, 360, इसकी बात करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक नहीं दो, एक आएगा सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। ठीक, फिर आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन। इसके बेस पर हम लोग अगले वाले चैप्टर में एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ट्रांसफॉर्मर। क्या नाम होगा, ट्रांसफॉर्मर, जो वर्क करता है किस प्रिंसिपल पर,
किस प्रिंसिपल पर? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। तो म्यूचुअल इंडक्शन अगर यहाँ आ गया तो तुम्हें पता लग गया कि जो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है वो ये होगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें दो कॉइल की बात करेंगे, लास्ट में हमारे पास ये टॉपिक आएगा। ठीक, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी इस चैप्टर से रिगार्डिंग। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? इतने टॉपिक हमको क्या करना है इसके अंदर डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6। हाँ नती, बताओ तुमको क्या दिक्कत? पूछो पूछो पूछो, क्या पूछना है? हाँ तो क्या ट्रांसफॉर्मर मतलब बताओ? हाँ अरे यार ये लो, अच्छा वो क्या नाम था, वो कौन सी पिक्चर आई थी यार? नहीं, ट्रांसफॉर्मर। हाँ, कार होती थी, कार जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती थी रिमोट में। एक ही पार्ट देखा मैंने, एक पार्ट देखा, ज्यादा नहीं देखा। हाँ भाई क्लियर है? देखो बेटा, पहला जो पॉइंट है, मतलब जो पहला सबसे पहला पॉइंट हमें बात करना है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि जब हम कॉइल से नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेंगे तो इसी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को नाम क्या देंगे हम? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद करो जरा, याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस। और फॉर्मूला आया था फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए। हमने बोला था इसको फाई ई लिखना है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ये फिर मिलेगा, तो वहां पर फाई बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फाई बी। मिल गया भैया, यहाँ पर मिल गया बेटा। ठीक, समझते हैं ध्यान से। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई एरिया है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे नॉर्मली पास हो रही हैं। बेसिकली याद रखना बेटा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस सरफेस से पास हो रही हैं। मतलब इसके बाहर भी होंगी, बाहर वालों से हमें लेना देना, हमारे घर के अंदर जो है उनसे बात करेंगे। ठीक है, तो इससे जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस नॉर्मल पास हो रही हैं उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ नॉर्मली पास हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा? देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं। मान लो भी देखो कितनी है, 1 2 3 4 5। कितनी है? 5 है। अगर हम क्या कर लें और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले लें तो ये फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? पास पास हो जाएंगी। पास पास हो जाएंगी तो एरिया उतना ही रखा है, अब इससे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होंगी वो बढ़ जाएंगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पर नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, नंबर बढ़ रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड सेम रखो बट एरिया बढ़ा दो। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, एरिया बढ़ाना स्टार्ट करो। घटाओ बढ़ाओ तो क्या देख रहे हो? जब बढ़ाओगे तो ज्यादा फील्ड पास होगी, घटाओगे तो फील्ड क्या होगी? कम पास होगी। ठीक है, तो भी नंबर क्या हो रहा है? अभी नंबर क्या हो रहा है? ज्यादा कम हो रहा है। बढ़ाने पर ज्यादा, कम होने पे कम। ठीक, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा 5 से, 5b, और इसे टर्म बोल देते हैं b इंटू ए। अभी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस पर नॉर्मल है। सरफेस पर, अगर इस सरफेस पे नॉर्मल ना रहे तो देखो ध्यान से, मान लो कि ये जो सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, सरफेस ऐसे हो गया ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है ऐसे। ठीक, अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो एरिया वेक्टर सरफेस तो ऐसे है तो एरिया वेक्टर यही तो आएगा। अगर ये सरफेस ऐसे होता तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ये होता। अब अगर हम सरफेस ऐसे ले आए तो एरिया वेक्टर ये आएगा, है ना? ठीक है, तो एरिया वेक्टर आपको कैसे दिखाई देगा? ऐसे। ठीक, अब ध्यान से देखो, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस पर नॉर्मल है? नहीं है। हमें वो कंपोनेंट चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का जो इस सरफेस पे क्या हो? नॉर्मल हो। तो देखो ध्यान से, मान लिया कि जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है वो कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। तो इसका एक पार्ट इधर काम करेगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो क्या होगा? थीटा से लगा कंपोनेंट हमेशा क्या होता है? कॉस कंपोनेंट। थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट हमेशा क्या होता है? कॉस कंपोनेंट। और एक क्या होगा? साइन कंपोनेंट।
साइन कंपोनेंट, साइंस कंपोनेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम कॉस कंपोनेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो अब फ्लक्स क्या होगा बेटा, फाई बी इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। कॉस कब आता है, जब दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई करें और नई क्वांटिटी क्या हो, स्केलर क्वांटिटी हो। तो क्या लगता है, कॉस हटेगा तो क्या लग जाएगा, डॉट। कॉस हटेगा तो क्या लग जाएगा, डॉट। तो फाई बी इक्वल टू क्या आ गया बेटा, यहां से बी डॉट, ये होगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी यूनिट देख लो बेटा जरा ध्यान से, और एक यूनिट पीछे जो हम लोग चैप्टर में देखी थी मैग्नेटिक फील्ड की, बार बार आ रही थी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वो यहीं से आएगी, ध्यान से देखना। अगर इसकी हम यूनिट लिखें तो देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हमने पढ़ी क्या होती है, टेस्ला, और एरिया की मीटर स्क्वायर। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गई, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलेंगे हम वेबर। क्या बोलेंगे, वेबर। ठीक, अब देखो दूसरी यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की बना रहे हैं यहाँ पे। ये तो पता लग गया कि ये किसकी है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बना लेते हैं इसे, तो ये बी ए डिवाइड भेज दें, तो बी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, फाई बी अपॉन ए। फाई बी अपॉन ए, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो क्या है, वेबर। वेबर को डब्ल्यू बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी अपॉन ए की मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो देखो कई जगह हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहां से यूनिट बन गई, कोई समस्या तो नहीं। ठीक है, इसकी एक सीजीएस यूनिट भी होती है भाई। सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज मैक्सवेल। क्या नाम होगा, मैक्सवेल। अगर ये सीजीएस यूनिट है तो इसका जो एसआई यूनिट है ना, वेबर, उससे कोई रिलेशन होगा। तो रिलेशन क्या होता है, 1 मैक्सवेल इक्वल टू 10⁻⁻8 वेबर। यानी कि अगर हम इसको वेबर के टर्म में लिखना चाहें तो 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। कोई समस्या बेटा। अच्छा, यहां से देखने से एक चीज और क्लियर हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो फाई बी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी। क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये जो फ्लक्स होगा वो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो होगा वो थीटा, और थीटा कॉस के साथ वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर कॉस के साथ काम करें तो फ्लक्स हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम बात कर लेते हैं कि जो फ्लक्स है वो कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, और कब जीरो होगा। तो पहला पॉइंट है फाई बी इज पॉजिटिव। फाई बी कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, यानी फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। कैसे होगा, देखो मान लो ये सरफेस है, 3D में बनाते हैं थोड़ा, इसको 3D में बनाते हैं। 3D मतलब थोड़ा सा टेढ़ा बना दो, इसको 3D बना दिया। ठीक, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो ऐसे पास हो रही है, सरफेस पे नॉर्मल, एरिया वेक्टर नहीं, सरफेस पे नॉर्मल। एरिया वेक्टर से बात नहीं कर रहे कि एंगल क्या है, सरफेस पे नॉर्मल। तो बेटा अगर हम इस पे एरिया वेक्टर बनाएं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में तो यही होगी, ऐसे होगी ना, मतलब इनके बीच का एंगल कितना आ गया, थीटा इज 0 डिग्री। अगर थीटा 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो फ्लक्स कितना आ गया बेटा हमारा, बी इंटू ए, यानी ये फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी साफ क्लियर बात है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो फ्लक्स हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। फ्लक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक, अब देख लेते हैं कि फ्लक्स हमारा नेगेटिव कब होगा।
फ्लक्स हमारा नेगेटिव कब होगा? पॉइंट सेकेंड। देखो 5B नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए एंगल कितना चाहिए हमें? 180। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड तो यही है बेटा, ऐसे जा रही है, ठीक, लेकिन एरिया वेक्टर हम इसके जस्ट अपोजिट ले रहे हैं, इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर, ठीक। तो एंगल इनके बीच में क्या दिखेगा आपको? भाई एरिया वेक्टर इधर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना होगा इनके बीच? 180। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा? 5B इक्वल टू BA कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो क्या माइनस का B इंटू ए। तो फ्लक्स कैसा होगा बेटा? नेगेटिव। फ्लक्स कैसा होगा? नेगेटिव, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें कि फ्लक्स हमारा जीरो कब होगा? समझ में आ गया होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो? 90 डिग्री। तो कैसे दिखाएंगे उसको, जरा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं बेटा। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो ध्यान से, थर्ड पॉइंट है। और जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है ना भाई, वो ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, बताओ, ये एरिया ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस की क्या है? पैरेलल है। सरफेस के क्या है? पैरेलल है। अगर सरफेस के पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखते ही ऊपर है, और एरिया वेक्टर अगर ड्रॉ करें सरफेस पे तो ये चलेगा ना, ऐसे ऐसे चलेगा ना। तो देखो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90। जब 90 एंगल हुआ तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 5B इक्वल टू BA कॉस 90, और हमें पता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, तो फ्लक्स क्या हो गया बेटा? जी, फ्लक्स क्या हो गया? 0। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि हमारा फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। कोई डाउट तो नहीं? फ्लक्स 0। देखो बेटा, अब आ गया हमारा मेन पॉइंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका नाम क्या है? फैराडे एक्सपेरिमेंट। फैराडे एक्सपेरिमेंट। तो पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं, फिर थोड़ा एक्सपेरिमेंटली 3D में इसको समझते हैं, ठीक है, फील लेते हैं आखिर इसमें होने वाला क्या है, ठीक। तो पहले तो हम नॉर्मली ऐसे ही यहाँ बोर्ड पे समझा रहे हैं तुमको, फिर लेके चलते हैं 3D पे, ठीक। मतलब हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही घट रही है, प्रैक्टिकली, ठीक। देखो ध्यान से, तो फैराडे ने क्या किया? फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा, उन्होंने क्या देखा, अगर किसी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास होने से चेंज करा दें तो कॉइल में करंट क्या हो रही है? डेवलप हो रही है, मतलब एक ईएमएफ डेवलप हो रहा है और करंट इंड्यूस हो रही है, ठीक है। अगर कॉइल के एरिया को घटा बढ़ा दें, एरिया को क्या कर दें? बढ़ा दें, घटा दें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो उससे पास हो रही है वो बढ़ेंगी और घटेंगी। बढ़ेंगी तो फील्ड लाइंस बढ़ गई, घटेंगी तो फील्ड लाइंस क्या हुई? घटी। तो घटने और बढ़ने पर भी देखा उसमें एक ईएमएफ डेवलप हो रहा है, करंट क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। फिर कॉइल को रोटेट कराया मैग्नेटिक फील्ड में। अब रोटेट कराने के दो तरीके, एक कुछ इस तरह से रोटेट कराया, अभी दिखाएंगे यहाँ पर, और एक क्या, अपनी डायमीटर के अराउंड अबाउट एक एक्सेस जा रही है, उसके अबाउट क्या कर दिया? रोटेट कराया। रोटेट करने के दो तरीके, एक सेंटर पॉइंट से एक्सेस आ रही है, उसके अबाउट रोटेट कराया, तो उसके अबाउट तो ऐसे रोटेट करेगी या तो ऐसे रोटेट करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर 10 पास हो रही थी तो अभी भी 10 पास होंगी, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर डायमीटर से कोई एक्सेस पास कर दें तो अब रोटेशन कैसे होगा? हाँ देखो, ऐसे सिक्का है, अब मान लो ये इसका सेंटर है और एक एक्सेस ऐसे आ रही है, इसको अगर मैं ऐसे घुमाए इसके अबाउट तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा ना। जितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही थी अभी भी पास होंगी, है ना, ठीक। लेकिन अगर एक हम एक्सेस मान ले जो इसके सेंटर से पास हो रही है, डायमीटर से होके जा रही है ऐसे, अब इसको घुमाएं और मैग्नेटिक फील्ड मान ले या तो बाहर की ओर ऐसे है या तो अंदर आ रही है ऐसे है, कहीं मान लो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जब इसको हम घुमाएंगे तो देखो अभी मुझसे 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, जब इसको घुमाओगे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? कम होंगी, कम होंगी ना, ऐसे आगे। फिर इसको घुमाओगे तो क्या होगा? बढ़ती जाएंगी। फिर घुमाओगे तो क्या होगा?
ठीक, सेम काम होता है जनरेटर के अंदर। जनरेटर के अंदर क्या होते हैं, दो कॉइल, दो पावरफुल मैग्नेट होते हैं, उसके बीच में कॉइल होती है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, ऐसे कुछ होता है, बना के दिखा दे रहे हैं। ये मान लो नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ। एक कॉइल है, ऐसे रखी हुई है, ठीक है, कॉइल ऐसे रखी हुई है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो समझ में आती है, कैसी लग रही होगी बेटा, इस तरह से, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अगर ये कॉइल ऐसे रखी है तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही होंगी, है ना, तो इसका जो फ्लक्स इससे पास हो रहा है वो मैक्सिमम है। अब अगर इस कॉइल को ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करें तो क्या देखेंगे, इससे जो फील्ड लाइन पास हो रही है ना उसको कट करना स्टार्ट कर देगा, कट करेंगे मतलब कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो गई, मिनिमम, क्या हो गई, मिनिमम। कैसे, देखो, जब ऐसे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये आ रही है, एरिया वेक्टर भी ये है, तो फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम। जब कॉइल रोटेट करना स्टार्ट हुई, ऐसे आगे, ऐसे 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 आगे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी ऐसे है, बट हमने ऐसे एरिया वेक्टर बनाया था, ऐसे था। अब अगर ये ऐसे हो गया तो एरिया वेक्टर अंदर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये है, एरिया वेक्टर ये है, तो एंगल कितना आया, 90, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक। अब फिर कॉइल ऐसे आ गई, अब फिर रोटेट करना स्टार्ट करेगी, देखो ऐसे रोटेट कर रही, तो क्या हुआ भाई, दिखा ना, मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। फिर इस तरह से कॉइल फिर रोटेट करेगी, तो इस तरह से इस कॉइल से जो पास हो रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो लगातार क्या होंगी, चेंज होंगी, बढ़ेंगी घटेंगी, बढ़ेंगी घटेंगी, तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा और घटेगा। देखो ये बात समझ में आ गई ना, आगे समझो बेटा। तो फराडे ने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड ली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब इसमें एक कॉइल रखी और कॉइल को मूव करना स्टार्ट कराया, ये कॉइल रखी और कॉइल को v वेलोसिटी से मूव कराया। अगर ध्यान से देखो तो एक ही क्रॉस इसके अंदर आ रहा है, हम कई सारे बड़ा मान ले रहे हैं यहाँ पर क्रॉस, कई सारे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है बेटा, इनवर्ड है, कैसी है बेटा, इनवर्ड। अब जब इसको मूव कराओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा। मतलब क्या है, अगर कोई एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करे, इसका मतलब इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उन्होंने क्या किया, इस कॉइल से गैल्वेनोमीटर लगा दिया, क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। जैसे जैसे इस कॉइल को अंदर मूव करा रहे थे तो उन्होंने देखा फ्लक्स लगातार इससे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिससे पास हो रही है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, इसके साथ जो अटैच्ड गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। फिलहाल भी ऐसे समझो, अभी तुमको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे इसको, ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है उनको चेंज कराएंगे तो क्या होगा बेटा, फ्लक्स डेवलप होगा, हेंस ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगी। आई बात समझ में बेटा, अभी तक करंट की डायरेक्शन बताई क्या तुमको हमने, नहीं ना। फराडे ने करंट की डायरेक्शन बताई थी क्या, नहीं, सिर्फ इतना बोला कि करंट तब तक नहीं होगा जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब इस कॉइल में एक ईएमएफ डेवलप होगा, तभी तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगी, फ्लो करेगी। अगर कोई ईएमएफ यानी वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा तो करंट तो होगी ही नहीं, नहीं होगी ना। अगर इस स्विच से मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कर दिया जाए, मतलब उसका भी है मेरा भी उतना ही है, तो क्या करंट वहां से यहाँ फ्लो करेगा, क्या मेरी बॉडी से उस पर फ्लो करेगा, नहीं। लेकिन वो हाई पोटेंशियल है, हमारी बॉडी क्या है, लो पोटेंशियल। जैसे ही स्विच पे हाथ जाएगा वैसे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा ना, कहाँ से, स्विच से हमारी बॉडी में होगा ना, ठीक। तो करंट कब फ्लो किया, जब पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो इमेजिनेशन लिया कि अगर करंट है, करंट कैसे है, जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिटिव होता है,
अगर सर्किट में करंट है तो वो डिफ्लेक्ट होगा, और करंट नहीं है तो डिफ्लेक्ट। इसका मतलब साफ है कि अगर करंट है तो ईएमएफ भी होगा, तो जब तक ईएमएफ नहीं होगा तब तक करंट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? ये पहली कंडीशन थी बेटा। दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या करी है, अगली कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा, मतलब ये जो ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। पहले वाले केस में क्या कर रहे हैं, एरिया सेम है, एरिया सेम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने से फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और करंट इंड्यूस हो रही। बेटा जब एरिया को पास कराओगे तो वो फील्ड उससे पास हो रही है, वो लगातार कटेंगी ना, कटेंगे तो फील्ड लाइंस नहीं कम होंगी, बढ़ेंगी घटेंगी होंगी ना। ठीक है, आगे देखो बेटा, अब की बार जो कॉइल ली उसका एरिया बढ़ा रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी कॉइल ले ली, फिर उसका एरिया बढ़ा दिया, इतना बड़ा कर दिया, फिर वो बढ़ा दिया, इतना बड़ा कर दिया। देखो क्या हो रहा है, जब एरिया बढ़ाते जा रहे हैं तो उससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर भी क्या हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर अगर बढ़ रहा है तो मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर एरिया घटाएंगे तो क्या होगा, उससे पास हो रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कम होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर कम होगा तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन क्या लिया, अब इस कॉइल से भी एरिया बढ़ाते जा रहे थे, घटाते जा रहे थे, इससे भी क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कराया, तो उन्होंने देखा कि जब आप एरिया को क्या करा रहे हो बेटा, चेंज करा रहे हैं, एरिया को क्या करा रहे थे, चेंज, मैग्नेटिक फील्ड को क्या रखा, सेम, मैग्नेटिक फील्ड को क्या रखा, यूनिफॉर्म है ना, इसको चेंज नहीं किया ना, क्या डायरेक्शन ऐसे करी, क्या क्या ऐसे कर दी, क्या ऐसे कर दी, अंदर है यूनिफॉर्म है, एक बराबर। तो क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब समझो ना, याद है पीछे पहले चैप्टर में पढ़ा था, एक चार्ज कंडक्टर के पास एक अनचार्ज कंडक्टर को लेके आए, फिजिकली टच में ना कराएं, तो क्या होगा, चार्ज कंडक्टर के इन्फ्लुएंस में अनचार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज क्या हो जाते हैं, डेवलप होते हैं, इससे बोलते हैं इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। कुछ यही होगा यहाँ पर भी, कि मैग्नेटिक फील्ड में ला रहे हैं, मैग्नेटिक उसको टच नहीं करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम टच नहीं करा रहे हैं, फील्ड लाइंस को केवल चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फील्ड लाइंस को चेंज कर रहे हैं। बात समझ में आई? अगर ईएमएफ हो रहा है तो करंट भी क्या होगी बेटा, इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस्ड। चलो यहां तक की कहानी क्लियर। पहले वाले केस में क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, दूसरे वाले केस में क्या किया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को सेम रखा और करंट को क्या किया, सॉरी एरिया को क्या किया, चेंज किया। अगले केस में समझना बेटा क्या किया गया, अगले केस पर कॉइल को रोटेट कराया, थर्ड केस, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना लो, तुम बाहर भी ले सकते हो, हम अंदर ले रहे हैं, तुम बाहर भी ले सकते हो बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, हमने लिए परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब क्या किया, इसमें कॉइल रखी, ये कॉइल रखी, ठीक है, और एक एक्सेज है जो उसके सेंटर से पास हो रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे बाहर आ रही है, दिख रही है क्या तुमको, इमेजिनेशन ले तो ऐसे आ रही है। अब इस कॉइल को, मतलब ये एक्सेस है, कॉइल को ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ऐसे, मतलब ऐसे ले लो, कैसे, ऐसे, इस तरह से, या तो ऐसे रोटेट करा लो, ऐसे। बताओ, अगर इस तरह से रोटेट कराओगे तो जितनी फील्ड लाइंस अभी अंदर पास हो रही हैं, इसमें जा रही हैं, उतनी तो होंगी ना, चेंज तो नहीं होंगी। क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होंगी, नहीं। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज हो रही नहीं हो रही तो क्या फ्लक्स चेंज होगा, नहीं। तो मतलब इसके साथ जो गैल्वेनोमीटर लगाया था उसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। जब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया तो उन्होंने बोला हम ओरिएंटेशन को चेंज करके देखते हैं। अब ओरिएंटेशन कैसे कर दिया उन्होंने, अब की बार उन्होंने ओरिएंटेशन जो लिया बेटा, उस केस में क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को सेम रखा, समझना ध्यान से, एरिया बेटा आपका ऐसे है, ये रही कॉइल, ठीक है, और जो एक्सेस है उसको कुछ ऐसे पास करा दिया, ठीक, और कॉइल को कुछ ऐसे रोटेट करा दिया विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक। इस केस में इन्होंने क्या किया, इस केस में बी को सेम रखा,
नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं किया। एरिया को सेम रखा, कॉइल के एरिया में भी कोई चेंज नहीं किया, सेम। ठीक, क्या किया? ओरिएंटेशन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इस कॉइल के एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज किया। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मान लिया एरिया वेक्टर भी अंदर ही है, तो एंगल क्या है? 0 है। अब इसको रोटेट करें ऐसे, तो देखो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बट एरिया वेक्टर हुआ ना, 90 आ गया। 90 आया मतलब क्या हुआ? फ्लक्स क्या हो गया? 0। तो मतलब धीरे धीरे फ्लक्स क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा है। फिर अगर कॉइल ऐसे रोटेट कराया तो देखो, है ना, फिर कॉइल को ऐसे रोटेट कराया तो क्या हुआ? 90। फिर कॉइल ऐसे आ गई तो क्या हुआ? 0 हुआ ना। तो फ्लक्स क्या हो रहा है? लगातार इससे जो पास हो रहा है पहले डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज एंड देन फिर इंक्रीज। तो पूरी साइकिल में क्या हुआ? 2 बार डिक्रीज, 2 बार इंक्रीज। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जब ओरिएंटेशन को चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? फ्लक्स लगातार इससे जो पास हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे पास हो रही है, उनका नंबर घट रहा है और बढ़ रहा है, घट रहा है और बढ़ रहा है। अगर नंबर घटेगा बढ़ेगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? घटेगी और बढ़ेगी, जिसकी वजह से इस कॉइल के साथ जो गैल्वेनोमीटर लगा था उसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगा। डिफ्लेक्शन शो हुआ तो माना उन्होंने कि ईएमएफ क्या हुआ बेटा? इंड्यूस्ड हुआ, डेवलप हुआ। तो करंट भी क्या होगी? डेवलप होगी, करंट ऑल्सो इंड्यूस्ड। बताओ, यहां तक बात समझ में आई क्या? कोई समस्या तो नहीं? पक्का। अब इसको हम ले चलते हैं 3D व्यू में, समझते हैं कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कैसे था, फिर इसको यहाँ बोर्ड पे फिर दिखाएंगे आकर के हम। ठीक, ये जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये नॉर्थ है, और ये जो वाइट वाला देख रहे हो ये साउथ है। ठीक, ऐसे मिलाते जाओ, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती दिखाई देंगी। अब मैग्नेट के पास देखोगे अगर, तो ये बहुत ज़्यादा डार्क है, मतलब कलर है, ज़्यादा कलर दिखाई दे रहा है ना। लेकिन मैग्नेट से दूर दे जाते जाओ तो ये फेंटेड होती जा रही है, मतलब हल्की हो जा रही है, हो रही है। इसका मतलब साफ है कि मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। मैग्नेट से दूर जाओगे फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। इतनी बात समझ में आई? अब भैया ये हमारी मैग्नेट है और हमने मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख ली। अब हम बात करते हैं कि फैराडे का लॉ इस पे कैसे काम कर रहा है। तो इसके लिए एक कॉइल ले आए। भाई हम क्या कह रहे हैं? किसी कॉइल से पास हो रहे मैग्नेटिक फ्लक्स को, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर चेंज करें तो करंट डेवलप हो रहा है। ईएमएफ क्या हो रहा है? इंड्यूस हो रहा है, तो करंट डेवलप हो रहा है। अब इसे प्रैक्टिकली और इसे एक्सपेरिमेंटली यहाँ देखते हैं, देखना ध्यान से जरा। अगर हम इस मैग्नेट को पास ले जाएंगे तो इससे निकल रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास होंगी। अभी देखो कुछ जा रही है, जब इसको ज्यादा पास लाओगे तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब जैसे जैसे पास जाएगा, इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट क्या होना चाहिए? डेवलप होना चाहिए ना। देखो ध्यान से, हुआ क्या? हुआ क्या? देखो हुआ क्या? हुआ, देखा? सारे पॉइंट अभी क्लियर करेंगे बेटा। देखो क्या कर रहे हैं, पास ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन देखो जरा एक बार ध्यान से। अगर आप पास ले जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर ऐसे आ रहे हैं, तो करंट की क्या डायरेक्शन ऐसे दिखेगी? मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे है तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसे। अभी इमेजिनेशन ले रहे हैं, फैराडे ने ये करंट की डायरेक्शन नहीं बताई थी, इमेजिनेशन ले रहे हैं कि अगर हम इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लेके आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे है, मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसे होगी। तो बल्ब हमको क्या दिखाई दे रहा है? ग्लो करता दिखाई दे रहा है। मतलब जब कॉइल के पास मैग्नेट को लेके आ रहे हैं तो इससे पास हो रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, तो फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट इसमें डेवलप हो रहा है, करंट दिखाई दे रहा है ना। मतलब ईएमएफ क्या हुआ? इंड्यूस हुआ। ये पहला पॉइंट उन्होंने बोला। अब अगर इसको हम दूर ले जाए तो क्या होगा बेटा? देखो क्या हुआ, अगर इसको हम दूर ले जाए तो क्या हुआ? जैसे जैसे दूर ले जाओगे इससे पास हो रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। डिक्रीज होंगी तो जैसे जैसे दूर ले जाओगे वैसे वैसे क्या होगा? इसमें करंट डेवलप होगी। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। ठीक, इसका मतलब जब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था ना तो उन्होंने क्या किया था? गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ था। जब पास ले जा रहे थे तो डिफ्लेक्शन एक तरफ था
और जब दूर ले जा रहे थे तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ था। ठीक है, एक ही तरफ डिफ्लेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन दूसरी तरफ है। कैसे, देखो ध्यान से, इमेजिनेशन नहीं लेना है, यहां समझना है। देखो जब पास लेगा तो देखो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन इसको जब दूर ले जाओ तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर मूव करेंगे। देखो है कि नहीं है? मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर चेंज हुआ तो करंट की डायरेक्शन भी तो चेंज होगी ना। अगर पहले वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे वाले केस में क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी? क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? उन्होंने बोला कि जब हम पास ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर एक साइड है, दूर ले जा रहे हो तो डिफ्लेक्शन दूसरे साइड है। आगे बात समझ में? कोई समस्या तो नहीं? पक्का? अब इसी चीज को एक और एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। कैसे? अगर बेटा हम यहां पर इस मैग्नेट की जगह पर एक करंट कैरिंग कॉइल ले लें। क्या ले लें? करंट कैरिंग कॉइल। समझते हैं इसको। हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है। अब करंट कैरिंग कॉइल है तो पीछे पढ़ के आए हैं, जो करंट कैरिंग कॉइल होती है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। देखो ये लूप है, एक लूप रखा था तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही तो आई थी, आया ना। अभी कई सारे लूप बन जा रहे हैं यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो स्ट्रेट आपको सेंटर पे देखो ऐसे तो दिख रही है। फिर थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रही है, कर्व हो रही है। ये आ रही है तो ये आ रही है, दिख रही है ना डायरेक्शन? कोई डाउट तो नहीं है? अब क्या होगा अगर इस करंट कैरिंग कॉइल के को हम क्या करें, इस कॉइल के जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही पास ले जाए तो क्या होगा? जैसे जैसे पास ले जाओगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे ज्यादा पास होंगे, यानी इसका फ्लक्स, इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या होगा? देखो क्या हुआ, बढ़ा तो क्या हुआ? देखो क्या हो रहा है, क्या हुआ? करंट दिख रहा है ना, बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। इसका मतलब देयर शुड बी अ करंट, और करंट अपने आप में प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक कोई ईएमएफ नहीं होगा। तो इसमें क्या हुआ? एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ और करंट इंड्यूस हो रही। लेकिन जब हम इसका जो मोशन है रोक देते हैं तो क्या यहाँ पर कोई करंट दिख रही है क्या? नहीं। ठीक है, जब इसको दूर ले जाओ तो देखो दूर ले जाने पे करंट दिख रही है क्या? दिख रही है। तो पहला पॉइंट का ये हो गया कि अगर हम कॉइल से पास हो रहे फ्लक्स को चेंज करेंगे तभी ईएमएफ क्या होगा? डेवलप होगा। करंट क्या होगी? इंड्यूस होगी। अगर इनके बीच का रिलेटिव मोशन खत्म कर दें तो कोई करंट, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। आगे बात समझो, कोई करंट, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। पास आ रहे हो तो भी कर रहा है, दूर ले जा रहे हो तो भी हो रहा है। हम कह रहे हैं रेस्ट पे छोड़ दो, रेस्ट पे छोड़ दो, इसका ना मोशन इधर कर रहे हैं ना इधर कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्या बल्ब ग्लो कर रहा है? ये इंडिकेट करता है इसमें कोई करंट नहीं है, तो कोई ईएमएफ नहीं होगा। तो यहाँ से पॉइंट इन्होंने क्लियर किया कि अगर कॉइल से पास हो रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लगातार चेंज करोगे तभी ईएमएफ और करंट क्या होगा? इंड्यूस होगा। अगर इनके बीच के रिलेटिव मोशन को खत्म कर दोगे तो ईएमएफ नहीं होगा। क्लियर है? ठीक। अब ये जो ईएमएफ होगा वो इससे पास हो रहे मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, देखो जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा रहे हो तो करंट हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स घटा रहे हो तो क्या हो रहा है? फ्लक्स हो रहा है। तो जो अभी हम लोगों ने उसको 3D में समझा जा करके, है ना, विजुअलाइज किया, अब इसको थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। देखो ये मैग्नेट है, इसको अपने हाथ में पकड़ रखा है इसे हमने, और ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है। इसको हम मूव करा रहे इधर की ओर, इधर की ओर, ऐसे, मतलब वेलोसिटी हम इधर की ओर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे जैसे ये मैग्नेट कॉइल के पास जाएगा, कॉइल से पास हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या लगातार होगी? बढ़ेंगी। बढ़ेंगी तो इस कॉइल से जो अटैच्ड गैल्वेनोमीटर है वो क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा वन साइड। क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा वन साइड। अब क्या करें? इस मैग्नेट को पास लाकर रेस्ट पे छोड़ दिया, रेस्ट पे ले आए, मतलब ना इधर मूव कर रहे हैं ना इधर। तो जब रेस्ट पे ले आएंगे तो मान लिया इससे 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, तो फ्लक्स तो बराबर हो गया ना, कांस्टेंट, वो तो चेंज हो नहीं रहा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो क्या गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन होगा? क्या नहीं होगा। ये तो बोला था ना कि फ्लक्स अगर हम चेंज करेंगे तभी करंट होगा, तभी ईएमएफ होगा, तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। कौन? गैल्वेनोमीटर। अब इसको दूर ले जाना स्टार्ट करें, मोशन इधर की ओर है भाई, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर से इधर की ओर मोशन है, दूर ले जा रहे हैं, तो इससे पास हो रही ये जो नॉर्थ से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगे? कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे?
कम होना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब इसका फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया कि अब की बार डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, पहले वाले केस के जस्ट अपोजिट। जब पास में ला रहे थे तो डिफ्लेक्शन इधर था, और जब दूर ले जा रहे थे तो डिफ्लेक्शन इस साइड है। ठीक, तो पता लगा जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से पास करेंगे, चेंज करेंगे, तो ही करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक, ठीक है। अब फैराडे के लॉ समझते हैं। पहला लॉ क्या कहता है, whenever there is a change in magnetic flux link with a circuit, यही तो बात कर रहे थे अभी तक, an EMF and hence a current is induced in the circuit। ठीक है, जब भी किसी भी सर्किट से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो एक ईएमएफ और हेंस करंट इंड्यूस होगा, और ये तब तक रहेगा जब तक हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते रहेंगे। कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, तब तक ही ईएमएफ इंड्यूस रहेगा, तब तक ही करंट रहेगी, इसके बाद करंट नहीं होगी। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसे मैथमेटिकल लिखे अगर हम, ये अभी हम मैथमेटिकल लिख रहे हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, जो इंड्यूस ईएमएफ है उसे स्मॉल ई से लिखेंगे। किसे लिखेंगे, देखो थर्ड चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, कौन सा, सेल वाला ईएमएफ, तो उसे कैपिटल ई से लिखा था, इसे किससे लिखेंगे, स्मॉल ई से। डिफरेंशिएट करोगे ना, वरना सब मिक्सअप हो जाएगा। ठीक, तो ये कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा बेटा इसमें, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट। ठीक, तो ये मैग्नीट्यूड है, तो ई इज इक्वल टू, अब जो कांस्टेंट आएगा ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1 मान ली, क्या हो गया, डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये साइन क्यों लगाया भाई, दो डंडी, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड बोला है केवल, हमें क्या चाहिए केवल यहाँ से मैग्नीट्यूड, और ये सिर्फ मॉड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉड, जो किसी भी क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है, मैग्नीट्यूड। अब मान लो बेटा इस फॉर्मूले को और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मान लो किसी टाइम t1 पर जो फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल से पास हो रहा है सर्किट से वो φ1 है, और t2 टाइम बाद मतलब t2 टाइम पर जो फ्लक्स हो जा रहा है वो φ2 है। कितना हो जा रहा है, φ2 है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल टू फाइनल माइनस मतलब φ2 माइनस φ1 अपॉन t2 माइनस t1। आया की बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब यहाँ पर जो हम कॉइल ले रहे हैं उसमें एक ही टर्न है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएं तो यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा E इक्वल टू n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, पहला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का ट्रांसफॉर्म करें तो क्या हो गया, E इक्वल टू माइनस एन φ2 माइनस φ1 अपॉन t2 माइनस t1। देखो एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक, अब हम कह रहे हैं फ्लक्स में इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। जब भी इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब आ जाए तो मतलब बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है। स्मॉल चेंज हो रहा है तो कहाँ पहुंच गया वो, डिफरेंशिएशन में। कहाँ पहुंच गया, डिफरेंशिएशन में। तो क्या बन जाएगा, E इक्वल टू डी फाई बी अपॉन डी टी। आई बात समझ में क्या बेटा, ये जो E है ना ये इंस्टेंटेनियस है, किसी एक क्षण, वो क्षण टाइम सेकंड से बहुत छोटा हो सकता है, 0.00001 सेकंड, तो बहुत छोटा है। ठीक बेटा, एक टर्न के लिए n नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे तो क्या हो गया, n डी फाई बी अपॉन डी टी। अब ठीक है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आई क्या। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी भाई, ईएमएफ है ना, पढ़ के आ रहे हैं, क्या थी, वोल्ट। क्या होगी,